हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी की वैकेंसी को लेके। उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो CEN 01/2024 है, यानी जनवरी 2024 में अभी आ चुका है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए वेट कर रहे थे कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा। हालांकि बहुत ही वैकेंसी जो है कम आई हैं, फिर भी आ चुकी हैं वैकेंसी। तो आज हम इस वीडियो में जो एएलपी की जो वैकेंसी है उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या लास्ट डेट है, कब से शुरू हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज। तो फाइनली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से वो दे दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 20 तारीख यानी शुरू हो चुकी है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं और इसमें लगभग 1 महीने का समय आपको दिया गया है। 1 महीने से भी थोड़ा कम ही मिलेगा आपको, यानी 19 फरवरी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद 20/2 से लेके 29/2 तक उस चीज़ के लिए विंडो ओपन रहेगा कि अगर आपने कोई गलती से फॉर्म में कुछ गलतियां कर दी हैं तो उसके करेक्शन के लिए। तो आप ऐसी नौबत ना आने दें, अपने फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। 20/1 से लेके 19 फरवरी तक भरा जाना है। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए कि लास्ट डेट आएगा तब हम भरेंगे। तो इसका जो एएलपी की जो वैकेंसी है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो लेवल 2 की वैकेंसी है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और इसका जो इनिशियल पे है वो 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें A1 मेडिकल होता है, इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एज क्राइटेरिया जो है वो जुलाई में आपका 1 जुलाई 2024 को 30 साल तक होना चाहिए, मतलब 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और मिनिमम एज तो 18 है ही, यानी 18 से 30 साल के बीच में आप होने चाहिए 1 जुलाई 2024 को। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी, जैसा मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया था, कि बहुत ही कम वैकेंसी आई है। केवल मात्र 5,696 वैकेंसी आई हैं। लेकिन फ़िलहाल में जो भी है हो सकता है ये बढ़ें आगे। तो फिलहाल में जो वैकेंसी है वो 5,696 वैकेंसी हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि एप्लीकेशन केवल और केवल ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। ये पहले से ही चला आ रहा है, पिछले कुछ जो वैकेंसी आ रही है उनसे। तो ऑनलाइन ही भरा जाना है, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक खुल चुका है। आप उसको जाकर वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। जिन लोगों का रिजल्ट अभी वेटिंग है, यानी जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। यानी अगर आपका रिजल्ट लास्ट डेट से पहले तक अगर आ जाता है तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है उसकी बात करें, जो 18 से 30 साल की जो एज क्राइटेरिया है वो माना गया है 1/7/2024 तक। यानी ऐसा नहीं है कि आज ही आपको काउंट करना है। 1 जुलाई 2024 तक जो इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन है, जो कि एक स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन होता है, वो आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसा कि बात की कि लास्ट डेट खत्म होने के बाद में 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में विंडो ओपन होगा, जिसमें आप अगर किसी फॉर्म में आपने कोई गलती कर दी है तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए आपको 250 यानी 250 रुपीज़ आपको पे करने होंगे जितनी बार आप उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो आप अपनी फॉर्म में ऐसी नौबत ना आने दें कि आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़े। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की बात की जाए तो वो किस तरीके से किया जाएगा, इसमें बेसिकली CBT 1 और CBT 2 दो टाइप के टेस्ट होंगे। CBT 1 में जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो वैकेंसी का 15 गुना किया जाएगा, यानी जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना जो बच्चे हैं वो CBT 1 में शॉर्ट किए जाएंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, चाहे वो CBT 1 हो चाहे वो CBT 2 हो। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं वो आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जब आप फॉर्म को भरते रहेंगे तो फॉर्म में जो जो चीज़ें हैं, जो डिटेल्स हैं, वो आपको डालना ही है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब फॉर्म आप भरते हैं तो सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, अलग अलग लेटर्स नहीं होते, रनिंग मोड में होने चाहिए। CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा। जो CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे वो CBT 2 देंगे। CBT 2 के बाद आपका एक साइको टेस्ट होगा, चूँकि ये लोको पायलट की वैकेंसी है तो लोको पायलट में बेसिकली साइको टेस्ट होता है। तो साइको टेस्ट होगा इसमें, एंड जो साइको भी क्लियर कर लेंगे उनका लास्ट में कराया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 4 प्रोसेस हैं, CBT 1, देन CBT 2, देन साइको एंड देन DV। जो कैंडिडेट SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं,
उनके लिए ट्रेन का ट्रैवल फैसिलिटी दिया जाता है, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी दिया जाता है, जो कि उस एडमिट कार्ड के साथ ही आता है। तो अब हम यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि पहले ही डिस्कस हो चुका है कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है वो A1 स्टैंडर्ड रहने वाला है, जिसमें कि आपका जनरल फिटनेस जो है फिजिकली फिट होनी चाहिए ऑल एस्पेक्ट्स में, यानी जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड यूरिनल कई सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। हालांकि इतना ज़्यादा चीज़ें ये मैटर्स नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन मैटर करता है वो आपकी आँखें हैं, यानी आपकी जो आँखें हैं वो 6/6 विजन की होनी चाहिए विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये आँख के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें कलर विजन है, बाइनोकुलर, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिसपिक विजन इत्यादि है ये। तो मेन फोकस जो रेलवे का होता है लोको पायलट के अंदर वो होता है आँखों का, यानी आँख आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के। इसके अलावा जो ये टेस्ट है वो सारे ही टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लेजिक सर्जरी की, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने लेजिक सर्जरी कराया हुआ है तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगा ALP के लिए। तो ये बिल्कुल भी मतलब आँख को लेके कोई रिलैक्सेशन नहीं रहता है। बाकी जो जनरल चीज़ें हैं, नेशनलिटी, सिटीजन से जो है वो इंडिया का होना चाहिए। इसके अलावा जो भी ये सारी चीज़ें एक आम है जो हर एक में रहता है। हम लोग बात कर रहे थे पहले एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन यानी जहाँ पे वो 18 से 30 साल दिया हुआ था, अगर आप SC एंड ST कैंडिडेट हैं तो उसमें आपको +5 ईयर मिल जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं, तो आपको इसमें 30 में +3 यानी 33 तक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 ईयर है, एक्स सर्विसमैन जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 8 साल का है, EWS और जनरल के लिए 3 साल का ही है। ठीक है, उसके अलावा जो रेलवे के स्टाफ हैं जो ग्रुप C या ग्रुप D में ऑलरेडी वर्किंग हैं तो उनके लिए 40 साल की एज तक के लिए है। जो जनरल और EWS के हैं, OBC कैंडिडेट हैं अगर वो तो 43 ईयर तक वो भर सकते हैं। SC एंड ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 ईयर है। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का एक स्नैप दिया हुआ है जिसमें अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ बताया गया है, यानी आप अगर अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के हैं तो आप जुलाई 2 1994 से पहले के नहीं होने चाहिए, यानी आपका जन्म इससे पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 2 जुलाई 1991 से पहले का आपका बर्थ ना हो, और SC एंड ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका बर्थ 2 जुलाई 1989 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। और लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट 1 जुलाई 2006 है, यानी इससे आगे का भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर 18 प्लस नहीं होंगे, वो 18 से नीचे आ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस जो है वो है जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड, EBC जो भी हैं उनका जो है वो है 250 रुपीज़ ऑनलाइन फ़ी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की फ़ीस 500 है, हालांकि इसमें से रिफंडेबल है। तो जो भी बच्चे ये SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल ट्रांसजेंडर इत्यादि के जो हैं ये CBT 1 को अगर जब दे लेते हैं तो उनके बाद इनको क्या कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा पूरे का पूरा पैसा। और जो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उस 500 में से 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर आपने CBT 1 में अपीयर कर लिया, मतलब आपने CBT 1 का टेस्ट अगर दे दिया है तो यानी यहाँ पर एक जो इफेक्टिव फ़ी है वो आपकी 100 रुपीज़ रखी गई है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात करें फीस की तो वो केवल और केवल ऑनलाइन होगी, चाहे आप वो क्रेडिट कार्ड से करें, चाहे वो डेबिट कार्ड से करें, चाहे आप भीम UPI करें, यानी जितने भी हमारे मोड ऑफ पेमेंट्स हैं ऑनलाइन के उसके थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन कोई भी पेमेंट मोड नहीं होगा। माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटी कैटेगरी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरोस्ट्रियन जो पासिस होते हैं ये सब हमारे किस में थे, माइनॉरिटीज़ कैटेगरी में। हालांकि आप सभी ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है तो आप सभी को पता है कि आप किस कैटेगरी के अंडर में आ रहे हैं। जो लोग EBC कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट अगर वहाँ पर क्लेम कर रहे हैं तो ध्यान रहे उनके पास EBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EBC में जो क्राइटेरिया है वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। हालांकि वो जब आप बनवाते हैं तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पहले से किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग कंडीशन में है या किसी प्राइवेट में वर्किंग कंडीशन में है तो उसको एक NOC लेना होगा अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। हालांकि इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है DV के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है हमारे की टोटल हमारे 5 स्टेज हैं, टोटल ये 5th स्टेज है। और 5 स्टेज की अगर हम बात करें तो 5 स्टेज में हमारा सबसे पहला है CBT1 है, CBT1 होगा, CBT1 के बाद फिर CBT2 होगा। CBT1 में जो पास किए जाएंगे बच्चे वो वैकेंसी का 15 मल्टीप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद CBT2 होगा, CBT2 के बाद फिर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम साइको टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये साइको टेस्ट होगा। और साइको टेस्ट के बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाता है वो लोग जाते हैं फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये टोटल 5 स्टेज है इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। जैसे जैसे जो क्लियर करता जाएगा वो अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ता जाएगा। फर्स्ट स्टेज के जो CBT टेस्ट है वो CBT1 होगा, जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट का होगा, और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो 75 क्वेश्चन होंगे, और सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 75 ही होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, तो ये ध्यान रखना होगा कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ कम से कम गलतियाँ करें, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर कम हो जाते हैं। इसके अलावा मिनिमम परसेंटेज जो है वो UR और EWS के लिए 40% है, यानी आपको कम से कम 40% नंबर तो CBT में लाने ही होंगे, CBT1 में लाने ही होंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, और SC कैटेगरी से है तो 30% और ST कैटेगरी से है तो 25% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने होंगे। बाकी मेरिट कहाँ जाती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस का है CBT1 में वो होगा हमारा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो भी पोस्ट दी गई है उसके ही इक्विवेलेंट होगा। हालांकि इसमें सारा ही एक तरीके से नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा जनरल साइंस होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। यानी ये टोटल हमारे 4 सेक्शन होंगे, 4 सेक्शन से सवाल CBT1 में पूछे जाएंगे। CBT1 जो लोग क्लियर कर लेंगे तो उनके लिए फिर CBT2 किया जाएगा। CBT2 के बेसिकली 2 पार्ट होंगे, और इस CBT2 में जो 2 पार्ट होंगे उसमें क्या होगा, पार्ट A होगा और एक होगा पार्ट B। पार्ट A जो होगा वो नॉन टेक्निकल होगा, जिसके अंदर 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, और पार्ट B जो होगा वो 60 मिनट के 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जो पार्ट B है वो आपका टेक्निकल होगा। हालांकि ये क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी आपको क्या करना होगा, इसको मात्र क्वालिफाई करना होगा, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स आपके जुड़ेंगे केवल और केवल पार्ट A के। तो पार्ट A के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हुआ है। जो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी है उनके लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। तो जैसा कि यहाँ पर बता दिया कि केवल पार्ट A को ही जोड़ा जाएगा मार्क्स में आपके, और जो सेकंड पार्ट है यानी जो पार्ट B है उसमें आपको 35% लाना होगा। यानी अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इससे कितना भी ज़्यादा लेके आते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके क्या होंगे, बस क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फिर से यही बात आ जाती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें आपसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होंगे, यानी जो टेक्निकल में आपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चन होंगे। पार्ट B का जो सिलेबस होगा वो आपका, अगर आपने ITI किया हुआ है तो ITI जिस ट्रेड से किया हुआ है उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस ब्रांच के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री की हुई है तो हालांकि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो ITI लेवल का ही होगा, और उसका जो सिलेबस होगा वो DGT के अकॉर्डिंग ही होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के जो सिलेबस बने हुए हैं ट्रेड वाइज उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो ITI के कैंडिडेट्स हैं उनको तो ये चीज़ें पता है कि सिलेबस में हमारे क्या है, लेकिन जो डिग्री एंड डिप्लोमा के होंगे उनको dgt.gov.in पर जाकर उसके रिलेवेंट जो भी हमारे ट्रेड्स हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट करता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो भी सिलेबस है उसके आपको सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो कैंडिडेट हमारे ITI ट्रेड से हैं या ट्रेड अप्रेंटिस किया हुआ है उनके लिए क्या होगा, अपेयर करना होगा उन्हें क्वेश्चन उनकी ट्रेड से रिलेटेड, जो भी ट्रेड होगी उनकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो डिग्री डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं उनको एक ट्रेड को सिलेक्ट करना होगा जो वहाँ पर लिस्टेड होगी उनकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, उनके अगेंस्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन अपना करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट B का जो है उसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियर स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो इसके लिए जो इनके अगेंस्ट जो ट्रेड्स हैं वो इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन है, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ठीक है, यानी RAC ट्रेड है। इसी तरीके से जो ये यहाँ पर ये डिप्लोमा एंड डिग्री के
ब्रांच दिए हुए हैं और इन ब्रांच का अगेंस्ट में जो ITI की ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको वो ट्रेड सेलेक्ट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। इसके बाद होगा जब CBT2 आपका अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद होगा साइको टेस्ट, और इस साइको टेस्ट में क्या होता है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, यानी सभी को ये क्लियर करना होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि OBC के लिए कोई और मिनिमम मार्क्स है या जनरल के लिए कुछ और है, ये सभी के लिए होता है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइको क्या है और किस तरीके से होता है। एंड लास्ट प्रोसेस है DV। अब हाउ टू अप्लाई की बात करें तो हाउ टू अप्लाई में यही है कि सीधे आपको ऑनलाइन जो लिंक है उस पर जाना है और वहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी वैकेंसी को देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी आई हुई हैं। तो हम लोग अब पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि बात हुई थी अभी की, जो यहाँ पे वैकेंसी आई है वो 5,696 वैकेंसी टोटल आई हुई है। तो इसी वैकेंसी के अगेंस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पोस्ट का नाम असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP है, जो कि लेवल 2 की जॉब है और जिसमें पे है 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का है। और जो भी इसमें फिजिकल हैंडीकेप के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी वो लोग एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, तो वो सूटेबल नहीं होंगे इसके लिए। अब इसमें हमारी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपके पास 10th होना चाहिए यानी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस इसके साथ आपको ITI होनी चाहिए। जो हो सकता है वो NCVT से आपने किया हो सकता है कि आपने SCVT से किया हो। तो यहाँ पर आप एक कन्फ्यूजन को मत रखिएगा कि मैंने SCVT से किया है तो क्या एलिजिबल है, NCVT से किया है तो क्या एलिजिबल है। चाहे आपने NCVT से किया हो चाहे SCVT से किया हो, आपकी ITI होनी चाहिए और आप उसमें क्लियर पास होने चाहिए, दैट्स इट। अब हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड इसमें फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक है, मिल राइट है, मेंटेनेंस है, मैकेनिक रेडियो एंड TV के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है जिसको हम लोग MMV के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा ट्रैक्टर मैकेनिक है, वायरमैन ट्रेड है, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर है, मैकेनिक डीजल है यानी डीजल मैकेनिक ट्रेड है, हीट इंजन टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन यानी जिसको हम RAC कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी ITI की ट्रेड्स हैं और ये ध्यान रहे जो यहाँ पे ITI की ट्रेड्स दी हुई हैं आपका ITI इन्हीं ट्रेड्स में होना चाहिए। अगर आपका ट्रेड इसके अलावा और कोई भी है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक, इसके अलावा या आपके पास होना चाहिए 10th और उसके साथ आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो ऊपर बताए गए ट्रेड में, यानी अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो वो अप्रेंटिसशिप आपकी इन्हीं ट्रेड्स में से होना चाहिए। अगर किसी और ट्रेड में आपकी अप्रेंटिसशिप है तो वो एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा आप या तो 10th हो, इसके अलावा आप 10th हो और प्लस इसके साथ आपने किया हुआ हो डिप्लोमा 3 ईयर का, वो भी जिसमें आपका डिप्लोमा का ब्रांच हो सकता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसके अलावा कोई भी डिप्लोमा की ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा आपने अगर इंजीनियरिंग की हुई है यानी बीटेक किया हुआ है तो बीटेक आपका इन्हीं जो ब्रांच है, जो डिप्लोमा की ब्रांच है, इन्हीं ब्रांच में आपका बीटेक भी होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन, यानी सिंपल सी चीज़ है कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए जो है वो 10th प्लस ITI है। ITI की ट्रेड्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई है, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर आपने डिग्री किया हुआ हो। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपकी इसमें नहीं चलनी है क्योंकि ये पूरी ही टेक्निकल वैकेंसी है। जोन वाइज जो वैकेंसी है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप जिस जोन में इंटरेस्टेड हैं आप उस जोन के लिए भर सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी वैकेंसी अभी कम आई है एंड होप्स वो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो अब बढ़े, क्योंकि एक पूरे इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी बहुत ही कम है। तो ये सारे ही यहाँ पर जोन दिए हुए हैं, उन सभी जोनों की वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग दी हुई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप केवल और केवल एक ही बोर्ड के लिए अपने फॉर्म को भर सकते हैं। एक से ज़्यादा में आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आपको जिस भी RRB के लिए फॉर्म भरना है, चाहे वो अहमदाबाद हो, अजमेर हो, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भरना हो, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, आप जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके नियरेस्ट जोन है, आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो इन पे कोई डिस्कस करने के लिए कोई आवश्यकता है नहीं, ये सब आपके पास बने हुए रहते हैं। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से, किस वेबसाइट पे जाकर हम इसको फिलअप करेंगे फॉर्म को। तो देखिए ये रेलवे की वेबसाइट है जहाँ से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट 19 फरवरी 2024 को दिया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ से आप अगर आपने कोई अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ से अकाउंट आपको पहले बनाना होगा और यहाँ पर सारी ही चीज़ें एक बार फिर से दिखाई गई, आपको प्रोसीड करना होगा और प्रोसीड करने के
तो ये आपको पहले यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जो जानकारी है वो मिल चुकी होगी इसकी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कुछ भी होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।